हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो हम छत्तीसगढ़ के उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और संभावित क्वेश्चन भी हमने इसमें समावेश किया है, ताकि उन सभी क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन सभी क्वेश्चनों को भी हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल बना रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो बनाते रहें, ताकि आपको CGPSC के अंतर्गत या किसी भी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के नॉलेज से जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, लगभग मैंने 26 वीडियो अपलोड कर दिया है। सभी वीडियो को अभ्यास टेस्ट के रूप में, संभावित क्वेश्चन के रूप में एनालिसिस करके बनाया गया है। उन वीडियो को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं और नहीं बन पा रहे हैं, तो हमें कहाँ पर और वीक पर्सन है उसे हम कैसे तैयारी करेंगे। तो आज के टेस्ट अभ्यास में हम बात करने वाले हैं। अपने हिसाब से आप देखते चलेंगे और कितने क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। और भी हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, संविधान से, करंट अफेयर से, तमाम उन वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। चलिए इस कड़ी में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तालाब एवं मंदिरों की नगरी किससे कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में इस प्रकार से किसी प्रकार से क्वेश्चनों को घुमाकर पूछा जा सकता है। तालाबों की नगरी भी कहा जाता है और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है रतनपुर को। याद रखेंगे, रतनपुर को कहा जाता है। रतनपुर कहाँ पर स्थित है, तो बिलासपुर जिले में स्थित है। मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मंदिरों का नगरी, ठीक है। यदि मंदिरों की नगरी यदि आप में पूछा जाए तो इसमें आपको लगाना होगा आरंग। मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, तो आरंग को कहते हैं। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप आरंग लगाएंगे। और तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कहते हैं तो रतनपुर लगाया जा सकता है, तो रतनपुर होगा। थोड़ा सा इसमें डाउट है, पर आप अच्छे से उसको देखेंगे। मंदिरों की नगरी को आरंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देवरानी जेठानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है। कई बार एग्जामों में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तपकरा, जो कि जसपुर जिला में स्थित है, तपकरा जो है छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है, क्योंकि तपकरा में बहुत मात्रा में या कहें अधिक संख्या में और कई प्रकार के ऐसे सांप पाए जाते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है। तपकरा जसपुर जिले में स्थित है। कभी कभी जिला वाइज भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। सभी लोग जानते होंगे कि चेरापूंजी मतलब अधिक वर्षा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा अबुझमाड़ की पहाड़ी में, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को, अबुझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा अबुझमाड़ की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट है, साल वनों के द्वीप किसे कहते हैं। सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और हो सकता है कि बार बार ये रिपीट होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चनों को यदि पैटर्न को बदल दिया जाए तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए उन सभी क्वेश्चनों का हमने समावेश किया है, ताकि आप जान सके किस प्रकार का पैटर्न रहा है और नेक्स्ट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। हम इसे रिवीजन की स्तर पर भी देख रहे हैं। जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नए होंगे उनका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। सभी लोग जानते होंगे राजिम को कहा जाता है, क्योंकि राजिम में महानदी, ठीक है, पैरी और क्या होता है, सेंडूर। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 3 नदियों का संगम है राजिम में, छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर होगा दलपत राव ने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलपत राव ने छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने कौन सी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए गया है, खूब तमाशा, विक्रम विलास, सारा रामायण दीपिका या रामचरितमानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा खूब तमाशा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा पैटर्न को कभी कभी बदल देता है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि गोपाल मिश्र की कौन सी ऐसी रचना है जो छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है, खूब तमाशा, उसकी रचना बताइए। गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा कई बार पूछा गया है। कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, तो ये भी पूछ सकता है कि कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि का नाम बताइए, तो गोपाल मिश्रा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता था, ठीक है। तो रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था रामायण काल में छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है, गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल
केवल कौशल के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। हीरा लाल के अनुसार महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था? सभी लोग जानते होंगे चेदी महाजनपद के कारण आता था। कई बार इसके नामों में भी इसी अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ पड़ा है, इस प्रकार का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो हीरा लाल के अनुसार महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ कौन सा जनपद के अंतर्गत आता था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट है, रायपुर जिला परिषद ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कब की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रायपुर जिला परिषद ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग 1924 में की थी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1924 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सुंदरलाल शर्मा होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र कौन से सन में बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम सबसे पहले जो मानचित्र का निर्धारण किया गया था या बनाया गया था तो 1905 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ की महासभा की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के पृथक और उसके पृथक से छत्तीसगढ़ की मांग को रखा गया था। तो पृथक छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है उन्होंने किसने किया था? इसमें छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना किसने किया था? तो खूबचंद बघेल ने। और इसमें देखिए पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पवन दीवान। इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन दीवान। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन दीवान ने किया था पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कौन से अधिनियम के तहत हुआ है? इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का अधिनियम के तहत हुआ था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ पूर्णतः अस्तित्व में आया। 44 वर्षों के बाद हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से क्या हुआ? अलग हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हमारा छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बताना है 10, 12, 13, 28। इसका राइट आंसर होगा 10 जिले हैं। आकांक्षी जिले के रूप में छत्तीसगढ़ में 10 जिलों को समावेश किया गया। नेक्स्ट है, प्रदेश के 146 विकासखंड में कितने विकासखंड आदिवासी विकासखंड है? इसका राइट आंसर होगा 85। 85 ऐसे विकासखंड है जो कि 146 विकासखंड के अंतर्गत जो है आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। 85 विकासखंड और 146 संपूर्ण विकासखंड में। नेक्स्ट है, पूर्व बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपको बताना है लाल पीली, लाल दोमट, लाल बलुई, लेटराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी जो है पूर्वी बघेलखंड में मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की चोटी। पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देवगढ़ की चोटी है। आप लोग अभ्यास कीजिए। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी बघेलखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है? जैसे ही मैं प्रश्न पूछता हूँ आपके माइंड में आंसर क्लिक होना चाहिए, तभी जाकर आप सटीक आंसर बता सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा कोयला। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है? राइट ऑप्शन कोयला होगा, कोयला पाया जाता है। पूर्वी बघेलखंड कौन से संभाग में स्थित है? सभी लोग जानते होंगे सरगुजा संभाग के अंतर्गत कोरिया से लगा हुआ और बहुत सारे क्षेत्र है जो सरगुजा संभाग में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसका राइट ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी बघेलखंड का पठार किस तरफ है? तो सभी ने बघेलखंड के पठार को पढ़ा होगा, कई बार बघेलखंड के पठार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूर्वी बघेलखंड का जो ढाल है वह उत्तर की ओर है। किसी प्रश्न में यदि डाउट होता है तो प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं। अपने प्रमाणिक पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात ही आप पूछें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्रमाणिक पुस्तक है में आपने पढ़ा हुआ है, जो उसमें दिया रहता है वही हम अंतिम उत्तर के रूप में उसका चयन करेंगे। कई बार कई पुस्तकों में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विरोधाभास रहता है, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में इस प्रकार के मिस्टेक हो सकता है। तो आप उसको नज़रअंदाज करते हुए जो प्रमाणिक पुस्तक में आंसर दिया है उसी को हम अंततः सत्य मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड का अन्य नाम क्या है? सभी लोग जानते होंगे जो पूर्वी बघेलखंड का नाम है वह है
सरगुजा, महानदी, इंद्रावती, कन्हार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा बेसिन। तो पूर्वी बघेलखंड का जब हम बात करते हैं तो आपका माइंड में मैप क्लिक होता होगा कि पूर्वी बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो सरगुजा संभाग के अंतर्गत है और उसके अंतर्गत जो सभी नदियां हैं वो सरगुजा संभाग बेसिन के अंतर्गत हैं। तो पूर्वी बघेलखंड को ऐसे आम बोलचाल में सरगुजा बेसिन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वी बघेलखंड की भूगर्भिक सेल क्या है। तो इसमें बताया गया है कि पूर्वी बघेलखंड का भूगर्भिक सेल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना क्या है? पूर्वी बघेलखंड का गोंडवाना सेल के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्वी बघेलखंड में औसत वर्षा कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा 125 से 150 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये नंबर 125 से 150 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। इसका राइट ऑप्शन होगा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश महानदी बेसिन। महानदी बेसिन आप लोग जानते होंगे यह किस संभाग के अंतर्गत आता है, सभी लोग जानते होंगे। इस प्रकार से सभी मैप को यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, यदि थ्योरी को अच्छे से आपने याद किया है, तो इस प्रकार के किसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी भी पैटर्न को फॉलो करके पूछा जाता है, तो आप निश्चित ही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद करें ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप निश्चित रूप से अच्छा आंसर दे सकें। इसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन होगा बताना है नंदीराज, देवगढ़ की पहाड़ी, बदरगढ़, गोरलटा। इसका राइट ऑप्शन होगा नंदीराज। नंदीराज क्या है? छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है या दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के नाम से हम इसे जानते हैं, नंदीराज। ठीक है, यह फेमस है खनिजों के लिए। काले रंग के पक्षी का शिकार कौन सी जनजाति करता है? सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा पारथी जनजाति। पारथी जनजाति जो है काले रंग के पक्षी का शिकार करती है। नेक्स्ट है कृषि कार्य करते हैं तथा पोहा बनाते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हलबा। हलबा जो जनजाति है वह कृषि कार्य के लिए फेमस है तथा पोहा बनाने का कार्य भी करते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें उससे पूछेंगे और जिसको जानकारी होगा वो लिख भी सकते हैं। प्रमाणिक पुस्तकों को देखकर आप कमेंट करेंगे और लिखेंगे जो प्रमाणिक पुस्तकों में आंसर दिया हुआ है ताकि सबको जानकारी हो सके। लोह शिल्पकला में कौन सी जनजाति पारंगत है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे कि लोहा जो शिल्पकला है या लोह का जो कार्य करते हैं वो अगरिया जनजाति है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसी कड़ी में नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि गोंडवाना जनजाति सबसे छोटी जनजाति है, बिल्कुल गलत है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में निवास करती है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजातियां पाई जाती है, बिल्कुल सही कथन है कि गोंड जनजाति की जो है सबसे अधिक उपजातियां हैं। तो आपने गोंड जनजाति के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा होगा डिटेल में, तो इसका राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अबूझमाड़ जनजाति अभी भी एकाधीन जीवन शैली अपना रही है। पीवी नायक ने अबूझमाड़ जनजाति पर एक पुस्तक लिखी है। अबूझमाड़ का अर्थ अज्ञात होता है। अबूझमाड़ बस्तर जिले में निवास करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथन सही नहीं है का मतलब हुआ कि अबूझमाड़ बस्तर जिले में ही केवल निवास करते हैं, गलत है। नारायणपुर जिले, सुकमा जिले और भी जिले में निवास करते हैं। तो अबूझमाड़ जनजाति अभी भी एक दीन जीवन शैली अपना रहा है, ये सही है। पीबी नायक ने अबूझमाड़ जनजाति पर एक पुस्तक लिखा है, ये भी कथन सही है। अबूझमाड़ का अर्थ अज्ञात होता है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन गलत है। बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर एस.सी. राय की रचनाएं हैं। बिरहोर का सामान्य अर्थ वंचर होता है। यह जनजाति रायगढ़ जिले में निवास करती है। इसका इवागिरी घोटुल है। सभी लोग कथन को पढ़ते ही आपका आंसर आ गया होगा कि इसका इवागिरी घोटुल जो लिखा है गलत है, बिल्कुल गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। आप लोग कमेंट में हमें कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि घोटुल किसका इवागिरी है। सभी लोग जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिरहोर जनजाति पर दर बिरहोर एस.सी. राय की रचना है, राइट कथन है। बिरहोर का सामान्य अर्थ वंचर होता है। यह जनजाति रायगढ़ में निवास करती है, ये भी कथन पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है, इसमें भी बताना है आपको। तो मुरिया जनजाति का इवागिरी घोटुल है, अभी हमने
पूछा। यह कथन का राइट आंसर आ गया, कथन सही है। द मौर्य एंड देयर घोटुल वेरी एवन की रचनाएं हैं, ये भी कथन पूर्णतः सत्य है। मुडिया स्थायी कृषि कहते हैं, ये भी कथन पूर्णतः सत्य है। मुडिया जनजाति जसपुर सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं, कथन क्या है, गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि मुडिया जनजाति जो है बस्तर संभाग के संपूर्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MK नॉलेज ग्रुप, जहां पर आपको संपूर्ण करंट अफेयर से तमाम सूचना और वीडियो के लिंक और फास्ट तरीके से जो भी सूचना प्राप्त होती है उनको हम अवेलेबल करवाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।